नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। आप सभी को जैसा कि पता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तिथि को प्रस्तावित कर दिया गया है। परीक्षा की तिथि अप्रैल-मार्च महीने में संभावना है। अभी प्रस्तावित का मतलब है कि ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं दी गई है। विभिन्न प्रकार के सूचना प्रसारण के जो तंत्र हैं, समाचार पत्र हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक यह सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। फिर भी हम लोग यह मान के चलें कि अप्रैल महीने में आप सबकी परीक्षाएं संपादित हो सकती हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई कोताही न हो, इसलिए आप सभी को, जो भी प्रतियोगी शिक्षक तैयारी में जुटे हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी रणनीति इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। आप सभी लोग जरूर इस पूरे वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखेंगे, ताकि आप सभी को कुछ न कुछ यहाँ से लाभ प्राप्त हो सके। टीजीटी पीजीटी 2025 में सम्मिलित, 25 का मतलब 22 का विज्ञापन है, 25 में परीक्षा होगी। इसलिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2025 में सम्मिलित होने वाले प्रतियोगी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा परिवार में स्वागत है। परीक्षा की कैसे करें तैयारी, इन विभिन्न बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। पहली बात तो विशेष रूप से हम संस्कृत विषय के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए यह कहना चाहेंगे कि आप यदि टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे। अन्य भी प्रतियोगी शिक्षक इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं अपनी तैयारी कैसे करें। पहली बात तो पहला जो थीम है यहाँ पर, समस्त मूल पुस्तकों का अध्ययन करें। यानी पहला पॉइंट है आपका कि जो भी आप पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या किसी भी अन्य राज्य की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हों, तो मूल पुस्तकों का अध्ययन करें। मूल का मतलब है यहाँ पर संस्कृत विषय से जोड़ते हुए हम बात करेंगे कि जो संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो पुस्तकें हैं, जैसे विज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, आपका जो है उत्तर रामचरितम, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, शिवराज विजयम, सुकनासोपदेश, और आपका जो है किराता अर्जुनियम, बहुत सारी पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन 7-8 पुस्तकें आप सबके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। उन सभी पुस्तकों को ही पढ़ें। यानी मूल पुस्तक का तात्पर्य मूल किताब, जिस भी राइटर की आप पढ़ रहे हों, किताबों का ही अध्ययन करें। मैं गाइड का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन गाइड से तैयारी ना करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। यानी यूँ कहें कि टीजीटी, पीजीटी की तैयारी आप करने जा रहे हैं, तो मूल पुस्तकों का ही अध्ययन जरूर करें। अगला है, जैसे संस्कृत विषय की तैयारी आप कर रहे हैं, तो संस्कृत की मूल पुस्तक पढ़ें, जिस भी राइटर की हो। यदि आप मेघदूतम पढ़ रहे हैं, तो मेघदूतम जिस भी राइटर की पढ़ रहे हो, मूल पुस्तक पढ़ें। उसमें से प्रसिद्ध सूक्तियों के विषय में आप अच्छे से ध्यान दें। टिप्पणी में भी विशेष प्रकार की टिप्पणियों पर ही फोकस करें। पूरी टिप्पणियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप श्लोक पढ़ते हैं, उसमें से कुछ न कुछ विशेष शब्द पहले से ही वो बाहर आ जाते हैं। पढ़ने के दौरान आपको समझ में आ जाता है कि यह शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। किस दृष्टि से? समास की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से, या प्रत्यय की दृष्टि से, या शब्दार्थ की दृष्टि से। ऐसे ही विशेष विशेष शब्द आप सबके सामने आ जाते हैं। उन्हीं शब्दों पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। सूक्तियों के बारे में बता दूं कि जो सूक्तियां आप सबको, जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, आप सबके सामने दिखाई देती हैं, उन सूक्तियों के बारे में क्या क्या आपको अध्ययन करना है। वह सूक्ति किसने कहा है, किससे कहा है, किस ग्रंथ से है, किस कवि यानी लेखक से संबंधित है, और उस सूक्ति में कौन सा अलंकार है, या रस कौन सा है, छंद कौन सा है। ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो आप डेली पुस्तकों का वाचन जरूर करें, चाहे वो आप मेघदूतम हो, चाहे किराता अर्जुनियम हो, चाहे आपका विज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे उत्तर रामचरितम हो, चाहे नीति शतकम हो। जो भी पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं, उन सभी पुस्तकों का वाचन का मतलब है कि आप पढ़ने के दौरान उनके अर्थों को तो आप समझ ही गए होंगे, और पढ़ते समय यानी वाचन करते समय उनके अर्थ भी आपके मन में चलने चाहिए। यदि नहीं चल रहा है, तो आप अच्छे से पहले उसकी व्याख्या देखें, उसके बाद आप जो है उसका वाचन करें। तो वाचन करने के दौरान विशेष रूप से सूक्तियों का आपको ध्यान रहे, और किसने कहा है, किससे कहा है, इन सभी को भी आप उस समय वाचन के दौरान जरूर चलाएं कि यह श्लोक बोल रहे हैं तो किसने कहा है, किससे कहा है, और किस ग्रंथ से है, किस लेखक से संबंधित है।
पात्र परिचय और सामान्य सामान्य मतलब सामान्य कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो उसका सामान्य अध्ययन होना चाहिए। सामान्य अध्ययन का मतलब है कि किरातार्जुनीयम का लेखक कौन है, या किस विधा की रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें कौन सा रस प्रधान है। ऐसे ही आपको विशेष विशेष रूप से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आप पढ़ते जाएंगे। पात्र परिचय में किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, नायिका कौन है, कौन कौन पात्र हैं, वनेचर कौन है, या युधिष्ठिर के पास में वनेचर आता है, ये द्वैत वन में आता है। तो तमाम प्रकार के सवाल आपसे पात्र परिचय के अंतर्गत जो है ये पूछा जा सकता है। रस छंद अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में रस छंद नहीं है। यानी पीजीटी में हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में रस छंद अलंकार अलग से पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, लेकिन टीजीटी में है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विशेष विशेष श्लोक हैं जिनमें कभी कभी दे करके पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है या कौन सा छंद है। ठीक है, तो आप पढ़ने के दौरान आप विशेष रूप से विशेष श्लोक जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उनको ज़रूर अच्छे से देख लें, उसका रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार कौन है उसमें। बाकी सभी श्लोकों पर अलंकार रस छंद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी प्रसिद्ध 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 श्लोकों पर आपको यह सब देखने की आवश्यकता है। मंगलाचरण किस प्रकार का है, नायक कौन है, नायिका कौन है, किस कोट का है, ये सब तमाम आप पढ़ ही रहे हैं और समझ रहे होंगे, और इस प्रकार से आप देखते भी होंगे। परीक्षा का प्रेशर न लें, मतलब जब भी परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाएं या परीक्षा की प्रस्तावित तिथि घोषित हो तो आप तभी उसी दिन से प्रेशर न लें। यदि आप प्रेशर लेंगे तो आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ें, मतलब मैं आपको बता दूं पाठ्यक्रम के अनुसार का मतलब ये है कि जैसे सुकनासोपदेश मात्र टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि 2013 की परीक्षा में जो प्रतियोगी शिक्षक केवल सुकनासोपदेश पढ़ के गए थे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि सुकनासोपदेश मात्र पतली सी पुस्तक पढ़ लिए थे। बाकी जितने भी फेक टाइप के क्वेश्चन थे जो कथा मुखम पीजीटी के पाठ्यक्रम में पुस्तक थी उससे सवाल उठा दिया है। तो मैं आप सबको अवगत करा दूं कि केवल सुकनासोपदेश नहीं पढ़ना है। सुकनासोपदेश पाठ्यक्रम में है, कादम्बरी के सामान्य अध्ययन आपको जरूर करके जाना है, भले सुकनासोपदेश आपके पाठ्यक्रम में है। तो मैं आपको बता दूं कथा मुखम की पूरी भूमिका और 1 से लेकर के 20 तक श्लोकों को वाचन करें, वहां से बनने वाले पूरे सवालों को जरूर देखें, और उसकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूक्तियों को भी, यानी कादम्बरी की प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूक्तियों को भी जरूर एक बार देख लें, जो फेक टाइप के सवाल बनने लगते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि आप केवल सुकनासोपदेश पढ़ते हैं फिर भी कुछ न कुछ प्रश्न उसी कादम्बरी के ही उठा करके रख दिए जाते हैं। तो मैं इस पक्ष का सपोर्टर नहीं हूं कि आप केवल पाठ्यक्रम पढ़ें और पाठ्यक्रम का मतलब सुकनासोपदेश है तो पतली सी पुस्तक आप उसको पढ़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो 2013 का पेपर उठा लीजिए, 2016 का उठा लीजिए, 2021 का पेपर उठा लीजिए, आप देख लीजिए, वहाँ पर कुछ न कुछ आपको फेक टाइप के सवाल दिखेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने का मतलब मैंने आपको बता दिया। संधि का, समास का, कारक का, धातु रूप, शब्द रूप का संक्षिप्त नोट्स बना लें, यानी जो आपके पाठ्यक्रम में धातुएं हैं, टीजीटी पढ़ रहे हैं तो टीजीटी का, पीजीटी पढ़ रहे हैं तो पीजीटी के प्रमुख धातुओं को आप अच्छे से सभी धातुओं का रूप लिख लें। अगर वो 5 लकार में है तो 5 का, 10 में है तो 10 का, आत्मनेपदी का है तो आत्मनेपदी, परस्मैपदी का है तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों है तो दोनों का आपको रूप अच्छे से संक्षिप्त नोट्स बना करके शुद्ध आपको डेली देखने की आवश्यकता है, प्रत्येक दिन देखने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं देखते हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अब संक्षिप्त नोट्स का मतलब समास में समास के सूत्रों को, उदाहरणों को, समास का सूत्र, समास का उदाहरण। मान लीजिए टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी में बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेश का है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि केवल बाबूराम सक्सेना पढ़ने से आप फंस सकते हैं, इसलिए कि अब समय बदल गया है। परीक्षा में भले पाठ्यक्रम में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेश का है, फिर भी आपको अगर मान लीजिए संधि पढ़ रहे हैं तो संधि प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी के भी उदाहरण और सूत्र आप जरूर रख लीजिए। उदाहरण बाबूराम सक्सेना के उदाहरण रख लीजिए, सूत्र रख लीजिए, लेकिन संधि प्रकरण आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के भी सवाल रख लेंगे तो फेक टाइप के सवालों से आप बच जाएंगे। अब संस्कृत में पेपर बनता है, इसलिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेश का संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है, इसलिए समस्या हो सकती है। तो आप वृत्ति इत्यादि देखने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के उन सूत्रों को, मान लीजिए जो बाबूराम सक्सेना के में रखे गए हैं सूत्र, उन्हीं सूत्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी से आप पढ़ लेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा और आप
ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही सूत्र आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है संस्कृत में पेपर बनना है तो लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति उत्ती भी आप अच्छे से देख लेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा आपको मैं बता दूं कि समास प्रकरण भी लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण को देख लेंगे, क्योंकि बाबूराम सक्सेना में भी जो सूत्र है वो काफ़ी सूत्र बाबूराम सक्सेना में नहीं है और काफ़ी सूत्र बाबूराम सक्सेना में लघु सिद्धांत कौमुदी से ज़्यादा है। यूँ कहें बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेश का ज़्यादातर सिद्धांत कौमुदी से सारे सूत्र रखे गए हैं और जबकि अन्य पाठ्यक्रमों में लघु सिद्धांत कौमुदी जो है पुस्तक लगाई जाती है। फिर भी आप अगर समास पढ़ रहे हैं तो समास क्या है, 2-4 उदाहरण ज़्यादा अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, आप कम से कम बचे तो रहेंगे, फेक टाइप के सवालों से बचे रहेंगे। तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि आप सभी लोग संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो केवल डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेश का पढ़ें। समास पढ़ रहे हैं तो समास का थोड़ा सा 1 कदम, ज़्यादा नहीं, 10 कदम नहीं, बस केवल 1 कदम और बढ़ करके पढ़ लें। धातु रूप कारक प्रकरण में सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी से आप एक बार कारक प्रकरण जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको वृत्तियाँ मिलेंगी वहाँ। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका में आपको संस्कृत में वृत्ति नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हिंदी में है और पेपर आपका किससे बनता है, संस्कृत में बनता है। तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति पेपर बनाएगा तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका रख करके उसको एक बार ट्रांसलेशन नहीं करेगा। वृत्ति उत्ति से भी बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें और ज़रूर आप फायदे में रहेंगे। इसी प्रकार से धातु रूप और शब्द रूप का भी आप अच्छे से नोट्स बना करके और संधि और उदाहरण, उसके सूत्र, समास का उदाहरण, समास के सूत्र, कारक के सूत्र और कारक के उदाहरण, एक संक्षिप्त नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ें, ज़रूर आपको लाभ होगा। मेरे यहाँ जो संस्कृत प्रभा परिवार से जो जुड़े हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको इसी प्रकार से पढ़ाया भी जा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। रचनानुवाद कौमुदी से अनुवाद के नियम जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से शुद्धि, अशुद्धि, अनुवाद इत्यादि पूछे जाते हैं। वाक्य परिवर्तन, बहुत सारे सवाल रचनानुवाद कौमुदी से हूबहू रख दिए जाते हैं। वाक्य हूबहू, मैं फिर कह रहा हूँ, हूबहू का मतलब ज्यों का त्यों, एज इट इज़। इसलिए संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से ऑनलाइन लगभग 8 से 9 अभ्यास करवा दिए गए हैं और इस बीच फिर भी थोड़ी सी 1, 2, 4, 6, 10 दिन कुछ समस्याएँ थी, उसके बाद हम लोग फिर से जुड़ने वाले हैं। रचनानुवाद कौमुदी सारी की कक्षाओं को फिर से आपको हम देने वाले हैं, जो हमसे जुड़ चुके हैं उनके लिए। पुराने पेपर का अध्ययन एवं सॉल्व करें, मतलब अध्ययन करें और उसको सॉल्व करें। मतलब अध्ययन का मतलब आप बैठिए अच्छे से, पुराने पेपर चाहे वो टीजीटी के हों, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी के, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी वाले पीजीटी के, लेकिन अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के जो ग्रंथ कॉमन हैं उन सभी सवालों को आप पीजीटी वाले भी प्रश्नों को आप अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। फिर से मैं अवगत करा रहा हूँ, जान लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पुराने पेपर्स जो टीजीटी और पीजीटी की पुस्तक कॉमन हैं, उन सभी पुस्तकों को आप, पुस्तकों के सारे सवाल जो पुराने पेपर्स में बने हैं उनको ज़रूर आप सॉल्व करें। कम से कम 1000 बार सॉल्व करें और उन सॉल्व करके उससे बनने वाले सवालों को भी अच्छे से समझें कि और सवाल और क्या बन सकता है। चारों विकल्प के बारे में भी जानते रहिए, अगर विकल्प रखा गया तो उनके विकल्प के बारे में भी जानते रहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक विकल्प का व्याख्या हल जरूर करते जाएं, यानी आप स्वतः से देखें और समझें। पाठ्यक्रम का अध्ययन गाइड से कदापि न करें। गाइड का मतलब मार्केट में बहुत सारी वन लाइनर किताबें छपी हैं जिसको पढ़ते हैं लोग, फिर बाद में दिग्भ्रमित होते हैं। संस्कृत प्रभा की कुल 136 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। जो लोग जुड़े हैं वे ज़रूर हल करें, कम से कम 100 बार हल करें। आप समझ लीजिए पूरे सवालों को सम्मिलित करके तब सवाल पूरे रखे जाते हैं। 125 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चल रही थी और 136वीं टेस्ट सीरीज होने वाली है, यानी 136 लगातार 136 100+ टेस्ट सीरीज संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से करवाया गया है। जो लोग जुड़े हैं वे लाभान्वित हो रहे हैं और जो लोग जुड़े नहीं हैं वे ज़रूर जुड़ें। संस्कृत प्रभा की टेस्ट सीरीज को जरूर हल करें, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग संस्कृत प्रभा की ऑनलाइन कक्षा लिए हैं वे नियमित कम से कम सभी पुस्तकों पर आधारित वीडियो को ही देखें, अन्यत्र अपना समय न गंवाएं। अगर आप जुड़े हैं संस्कृत प्रभा परिवार की कक्षा से, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन से, तो जो आप अपना समय 100% दीजिए। प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटे जरूर पढ़ें। 8 घंटे का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, रात भर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 घंटे की रात्रिकालीन में नींद लें एवं दोपहर में
भोजन के बाद 1 घंटे का आराम जरूर करें। ये सामान्य रूप से एक अच्छे सफल प्रतियोगी का विशेष नियम मैं आपको बता रहा हूँ। रात्रि में 11 बजे तक जरूर सो जाएं। रोज बहुत सारे लोग रात्रि भर जग के पढ़ते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है और तमाम प्रकार की बीमारियां भी आप ले बैठते हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, रात्रि इसीलिए बनी हुई है, रात्रि नींद के लिए है। आप अच्छे से स्वतंत्र रूप से होकर के अच्छे से सोएं। सुबह जल्दी उठ करके अपना नित्य क्रिया करके और पढ़ाई से संबंधित बैठे, फिर नाश्ता इत्यादि करें, खाना पीना बनाएं, खाएं पिए, फिर 1 आध घंटे सोएं, फिर पढ़ते रहें, फिर आराम करना हो आराम करते रहें। पर्याप्त समय होता है एक सफल विद्यार्थी के लिए। रात भर जग कर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब आप अपने हिसाब से ज़रूर करें, आपको लगे तो आप रात्रि भर जगें, पढ़ें, आपकी बॉडी अगर एडजस्ट करे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, रात्रि केवल नींद लेने के लिए बनी है। तो आप ज़रूर जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से आप पढ़ाई करें। पढ़ाई के दौरान 1 से 2 घंटे के बीच में जब भी आप लगातार पढ़ रहे हो तो एक घंटे बीते तो 10-5 मिनट के लिए ज़रूर आराम करें। स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। यहाँ पर देखिएगा, पढ़ाई के विषय में हमने आपको बता दिया। और जो भी साथी 136 टेस्ट सीरीज हो गई है, प्रत्येक कक्षा पर ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो भी तैयार हो गए हैं और लगातार लाइव कक्षाएं भी संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से दी जा रही हैं। देखिए, इच्छुक विद्यार्थी जो सफल होना चाह रहा है, संस्कृत प्रभा परिवार के रिकॉर्ड में जुड़ना चाह रहा है, सफलता की एक नई कुंजी जोड़ना चाह रहा है, तो ज़रूर संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़े। संस्कृत प्रभा परिवार का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7905775529। सामान्य रूप से हमने सारी बातें कह दी, बाकी आप स्वयं जिम्मेदार और समझदार हैं। आपको बहुत कुछ नहीं कहना है। आप बीएड हैं, परास्नातक हैं, योग्य हैं, एक सफल विद्यार्थी हैं, एक सफल शिक्षक हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हैं। इन बिंदुओं में अगर आपको बहुत सारे जो भी बिंदु यहाँ पर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है अथवा कि नहीं। जो भी और भी कुछ अगर जानकारियाँ होंगी तो ज़रूर आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।